नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। इंडिया गठबंधन पर सपा चीफ अखिलेश यादव का अल्टीमेटम। अखिलेश ने कहा, जिसे जाना हो जाए। ईरान से 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला गया, कल लौटेंगे दिल्ली। मनरेगा फंड में कटौती को लेकर खरगे का मोदी सरकार पर हमला। खरगे ने कहा, गरीबों के हक मार रही है मोदी सरकार। भावनगर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, 38 बच्चों का रेस्क्यू हुआ। अहमदाबाद विमान हादसे के दौरान हॉस्टल छात्रों की बालकनी से छलांग लगाने का वीडियो हुआ वायरल। और फिर रद्द हुई अहमदाबाद लंदन की एयर इंडिया फ्लाइट, यात्रियों में हड़कंप। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक बड़ा बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर सीधा संदेश दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश बोले, सपा और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन से जिसे जाना है वो निकल जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश ने इस दौरान बीजेपी सरकार पर भी तीखा हमला बोला। कहा, बिजली इतनी महंगी हो गई है कि लोग मोबाइल चार्ज नहीं कर पाएंगे। उन्होंने तंज कसा, पहले इंजन टकरा रहे थे, अब डिब्बे आपस में भिड़ रहे हैं। इमरान मसूद के इंडिया गठबंधन पर दिए गए बयान को उन्होंने नजरअंदाज किया। कहा, हम पीडीए गठबंधन के साथ हैं, पीड़ित दलित और पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे। जातीय जनगणना को अखिलेश ने जरूरी बताया और बीजेपी पर एआई से धांधली का आरोप लगाया। कहा, पंचायत चुनाव में बूथों की रचना सपा को हराने के लिए की जा रही है। विदेशों में फंसे छात्रों और कामगारों की वापसी को लेकर भी अखिलेश ने केंद्र सरकार से सवाल पूछे। अहमदाबाद हादसे पर उन्होंने सरकार की जिम्मेदारी तय करने की बात भी कही। कहा, नाकाबिल लोगों की नियुक्ति से जानलेवा हादसे हो रहे हैं। साथ ही सीएम योगी से अपील की है कि विदेश में फंसे लोगों को खुद जाकर वापस लाएं। देखिए, हमें किसी के बयान पर, हमें किसी ने पत्रकार साथी के ट्वीट पर या सोशल मीडिया लिखने पर आपसे या और से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। जिनको जाना है इंडिया गठबंधन से चला जाए बाहर। इंडिया गठबंधन लड़ेगा चुनाव। आज बिजली का संकट है, थोड़ा बहुत बारिश हो गई, उसकी वजह से सरकार बच गई, लेकिन सरकार अभी प्राइवेटाइजेशन कर रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसको और अच्छा करना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया। कहीं ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं, कहीं लाइन कट जा रही है, पहुंच नहीं पा रही है। लोगों को कैसे जीवन यापन जी पा रहे थे इन गर्मी में, सोचिए आप। कोई बिजली बनाने का कारखाना नहीं लगाया। ईरान इजराइल जंग के बीच भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सबसे पहले ईरान के उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे 110 भारतीय छात्रों को वहां से निकाला गया है। इन सभी छात्रों को सुरक्षित रूप से आर्मेनिया लाया गया है, जहां से अब उन्हें भारत भेजा जाएगा। इनकी दिल्ली वापसी की फ्लाइट बुधवार 18 जून को निर्धारित है। विदेश मंत्रालय ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया है ताकि सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित घर लौट सकें। मौजूदा हालात को देखते हुए भारत ने 24/7 कंट्रोल रूम भी एक्टिव कर दिया है। इसके अलावा तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भी इमरजेंसी हेल्पलाइन शुरू कर दी है। सरकार की तरफ से कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि जरूरतमंदों को तुरंत मदद मिल सके। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध को लेकर तनाव अभी भी बरकरार है। राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। खड़गे ने कहा है कि सरकार गरीबों की जीवन रेखा मानी जाने वाली मनरेगा को खत्म करने पर तुली है। केंद्र ने मनरेगा फंड को साल के पहले 6 महीने के लिए 60% तक सीमित कर दिया है। खड़गे का आरोप है कि सरकार गरीबों की जेब से 25,000 करोड़ छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि मनरेगा संविधान के तहत गारंटीड राइट टू वर्क है, उस पर कटौती अपराध है। अगर आपदा या मौसम बिगड़ा तो क्या होगा? मांग बढ़ने पर सरकार क्या जवाब देगी? रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 7% परिवारों को ही 100 दिन का रोजगार मिलता है। आधार आधारित भुगतान के नाम पर करोड़ों मजदूर बाहर कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने पूछा कि 10 साल में मनरेगा को बजट में सबसे कम हिस्सा दिया क्यों गया?
खरगे बोले, ये गरीब विरोधी मानसिकता है और कांग्रेस इसका सख्त विरोध करेगी। पार्टी की 2 मांगे हैं, 400 रुपए की न्यूनतम मजदूरी हो और साल में 150 दिन काम। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो इस फैसले के खिलाफ देशव्यापी लड़ाई लड़ेगी। गुजरात के भावनगर में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। तेज बारिश के चलते सीहोर तालुका के कई गांवों में पानी भर गया है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तेज बहाव के कारण कई वाहन सड़कों से बह गए और ऑटो रिक्शा और बाइकें पानी में फंसी रहीं। सबसे बड़ी चिंता का विषय तब बना जब स्कूल के 38 बच्चे बीच रास्ते में फंस गए। तेज जल प्रवाह को देखते हुए बस ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बच्चों को पास के एक मकान में ले जाकर सुरक्षित किया। कुछ ही देर में पानी का स्तर बच्चों की कमर तक पहुंच गया था। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने समय पर पहुंचकर सभी बच्चों और गांव वालों को सुरक्षित बाहर निकाला। भावनगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें और वीडियो भी साझा किए हैं। सड़कों पर जल जमाव से लोगों की आवाजाही में बुरी तरह से बाधा आई। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और स्कूलों को फिलहाल बंद रखने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और अनावश्यक बाहर ना निकलें। अहमदाबाद विमान हादसे का एक नया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले छात्र आग से बचने के लिए बालकनी से कूदते हुए नजर आ रहे हैं। 12 जून को एयर इंडिया का बोइंग 7878 विमान टेक ऑफ के बाद सीधे हॉस्टल से जा टकराया था, जिससे भयंकर आग लग गई थी। इस हादसे में 241 यात्रियों समेत कुल 274 लोगों की मौत हो गई थी। जब विमान हॉस्टल से टकराया तो छात्र अंदर ही फंसे हुए थे और आग की लपटें तेजी से फैल रही थी। ऐसे में जान बचाने के लिए कई छात्र अपनी जान की परवाह किए बिना नीचे कूदने लगे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसे देखकर हर कोई सन्न है। इस हादसे में सिर्फ एक यात्री विश्वास कुमार रमेश ही जिंदा बचे थे। धुएं से घिरे विमान से निकलते हुए उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। लोग अभी तक ये सोचकर हैरान हैं कि इतना भीषण हादसा कोई कैसे झेल सकता है। फिलहाल हादसे की जांच अभी भी जारी है और प्रशासनिक स्तर पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की एक और फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। एयर इंडिया 159 फ्लाइट आज दोपहर 1:10 पर रवाना होने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर रद्द होने का ऐलान हुआ। पहले तकनीकी खराबी की शिकायत जताई गई, लेकिन एयर इंडिया ने इसे अफवाह बताया है। एयरलाइंस का कहना है कि एयर स्पेस में पाबंदियों और सुरक्षा कारणों से ये कदम उठाया गया है। एयर इंडिया 159 के लिए अहमदाबाद से दिल्ली तक कोई विमान उपलब्ध नहीं था। इसी बीच यात्री एयरपोर्ट पर मौजूद थे और उन्हें फ्लाइट रद्द होने की सूचना दे दी गई। यात्रियों में इस फैसले को लेकर भारी नाराजगी है और जानकारी की कमी पर भी सवाल उठे हैं। एक यात्री ने बताया कि उन्हें रद्दीकरण की सूचना अचानक मिली और किराया रिफंड को लेकर कुछ साफ नहीं कहा गया है। बताया गया है कि अब ये फ्लाइट कल सुबह 11 बजे लंदन के लिए रवाना होगी। गौरतलब है कि 12 जून को इसी रूट की फ्लाइट एयर इंडिया 171 क्रैश हो गई थी, जिसमें 279 लोगों की मौत हो गई थी। एयर इंडिया 159 उसी रूट पर अगली फ्लाइट थी जिसकी कल की उड़ान सफल रही थी, लेकिन आज की उड़ान के रद्द होने से यात्रियों की चिंता और भी बढ़ गई है। एयर इंडिया ने कहा है कि जल्द स्थिति सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए आवाज समाचार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। एक युवक तेज रफ्तार बाइक पर लड़की को गोद में बिठाकर खुलेआम रोमांस और स्टंट करता नजर आया। इस वीडियो को कार में बैठे किसी शख्स ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इस हरकत पर नाराजगी जताई और कड़ी कार्रवाई की मांग की। वीडियो में दिख रहा है कि कपल ने ना तो हेलमेट पहना है और ना ही ट्रैफिक नियमों की परवाह की। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बाइक मालिक पर 53,500 रुपए का भारी भरकम चालान ठोका। बाइक नंबर की पहचान कर पुलिस अब युवक की तलाश में जुटी है। इस तरह का स्टंट न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि खुद की और दूसरों की जान को भी खतरे में डालता है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सड़क पर इस तरह की लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों से अपील की गई है कि ऐसे स्टंट से दूर रहें और सुरक्षित ड्राइविंग को प्राथमिकता दें। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल बढ़ गई है। शिवसेना उद्धव गुट को एक और बड़ा झटका लगा है। शिवसेना यूवीटी गुट के पूर्व कद्दावर नेता और संजय राउत के करीबी रह चुके नासिक के कद्दावर नेता सुधाकर बड़गुजर अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज मुंबई स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुए भव्य शक्ति प्रदर्शन के साथ बड़गुजर ने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा। हालांकि बड़गुजर का नाम कई विवादों से जुड़ा रहा है। दाऊद से रिश्तों से लेकर गोलीकांड तक कई आरोप उनके और उनके परिवार पर लगते रहे हैं। बावजूद इसके बीजेपी में उनकी एंट्री ने नए सियासी सवाल खड़े कर दिए हैं। अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए बड़गुजर ने कहा है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मेरे खिलाफ साजिश रची गई थी। ये आगामी आने वाले चुनावों से सिद्ध हो जाएगा। आपल्यापर्यंत पक्षापर्यंत काय माहिती दिली मला माहित नाही, पण मी खरंच निष्पाप आहे, समाजाची सेवा करतो, समाजासाठी झटतो। कोविड काळामध्ये 45 रक्तदान शिबिर घेऊन 23 61 ऑर्डर हे मी सिव्हिल सर्जनला दिले त्या काळामध्ये। कोणी बाहेर येत नव्हतं, त्या काळात कोविड सेंटर उभं केलं आणि पक्षासाठी जे ते काम केलं। परंतु अचानक व्यक्तीने मला घातला आणि माझ्यावरती कारवाई केली। ज्या पक्षाने माझा अनादर केला त्या पक्षाला मी सांगू इच्छितो की महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये दूध का दूध पानी का पानी हुई। महाराष्ट्र बीजेपी कार्यालय में भारी भीड़, ढोल नगाड़ों के साथ शिवसेना यूवीटी छोड़कर सुधाकर बड़गुजर बीजेपी में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष बावनराव कुले, मंत्री गिरीश महाजन और रविंद्र चौहान की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके साथ बबन घोलप, अशोक मूर्तडक और पूर्व महापौर नैना घोलप भी बीजेपी में शामिल हुई। हालांकि बड़गुजर की एंट्री से बीजेपी के भीतर भी असहजता दिखी। सुधाकर बड़गुजर पर पहले भी कई विवादों में नाम आ चुका है। सलीम, जो कि दाऊद का खास गुर्गा माना जाता है, उसके साथ उनका वायरल वीडियो हुआ था और बेटे पर गोलीकांड के आरोप थे। पिछले साल उन्हें पुलिस ने निर्वासन नोटिस भी भेजा था। बीजेपी सांसद नीतीश राणे भी बड़गुजर के प्रवेश पर विरोध कर चुके हैं। अब देखना होगा कि ये सियासी ट्रांसफर बीजेपी के लिए वरदान साबित होता है या सिरदर्द, क्योंकि आरोपों की लंबी लिस्ट और पुराने विवाद बड़गुजर का पीछा अब भी नहीं छोड़ रहे। सांगली के जत में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया। अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास पुरुष हैं और उनके साथ चलना ही राष्ट्र हित में है। उन्होंने शरद पवार को सलाह दी है कि वे देश के विकास के मुद्दों पर एनडीए में शामिल हों। अठावले बोले, अगर पवार 2014 में एनडीए से जुड़ जाते तो आज राष्ट्रपति होते। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही शरद पवार से मिलकर उन्हें इस बारे में मनाएंगे। केंद्रीय मंत्री अठावले ने बाबा साहेब आम्बेडकर पार्क में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में अठावले ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी पवार मिलकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर काम कर सकते हैं। अठावले ने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर साथ आए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मुंबई बीएमसी पर महायुति का ही झंडा लहराएगा।
राज ठाकरे पर तंज कसते हुए बोले कि वो हर बार भूमिका बदलते हैं, किसी काम के नहीं। आठवले ने कहा कि जब वो हमारे साथ थे तब फायदा नहीं हुआ, जब नहीं थे तब हमें ज्यादा सीटें मिली। इस बयान के राजनीतिक मायने महाराष्ट्र की राजनीति में खास हो सकते हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। पण माझं मत असं आहे की पवार साहेबांनी थोडंसं ते अत्यंत डेव्हलपमेंटच्या कामामध्ये अत्यंत ऍक्टिव्ह असणारे नेते आहे. महाराष्ट्राचं नाव देशभरामध्ये घेऊन जाण्यामध्ये त्यांचा मोठा वाटा आहे. महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये त्यांचं ते मुख्यमंत्री असताना त्यांनी अनेक निर्णय घेतलेले आहे. त्यामुळं पवार साहेबांनी नरेंद्र मोदींच्या सोबत येणं हे देशाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत फायद्याच होणार आहे. त्यामुळे पवार साहेबांनी जर मला वाटतं की थोडासा विचारामध्ये बदल करणं अत्यंत आवश्यक आहे. मी सुद्धा काँग्रेससोबत होतो, पण मी सुद्धा बीजेपी शिवसेनेसोबत आलेलो आहे. राजकारणामध्ये चढ उतार असतात, राजकारणामध्ये निर्णय वेगवेगळे होत असतात. त्यामुळं मला असं वाटतं की पवार साहेबांनी सुद्धा देशाच्या विकासाचा विचार करू, काय जे वादाचे मुद्दे बाजूला ठेवून कॉमन मिनिमम प्रोग्रामवरती एकत्र यायला काही हरकत नाही आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे जर एकत्र आले तर राज ठाकरे यांचा आग्रह आहे की उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसला सोडलं पाहिजे, राष्ट्रवादीला सोडलं पाहिजे. तर आता या मुद्द्यावरती दोघे कितपत एकत्र येणार आहेत माहीत नाही आहे. त्यामुळं लोकसभेच्या वेळेला राज ठाकरे हे आमच्यासोबत आले होते. त्यामुळं मुख्यमंत्री काही वेळेला त्यांना भेटले होते. पण लोकसभेमध्ये राज ठाकरे आमच्यासोबत येऊन आम्हाला काही फायदा झाला नाही. आणि विधानसभेला त्यांच्यासोबत नसताना आमच्या ज्याच जागा निवडून आलेल्या आहे. त्यामुळे माझं पूर्वीपासून मत असं आहे की राज ठाकरे यांची भूमिका ही थोडीशी रोज बदलणारी आहे. त्यामुळं राज ठाकरेंना घेऊन आपला काही फायदा होणार नाही. जर आम्ही RPI जर तुमच्यासोबत आहे तर राज ठाकरेंची आवश्यकता नाही असं माझं पूर्वीपासून मत आहे. नागपुर एयरपोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है, जहां इंडिगो की एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। कोच्चि से दिल्ली जा रही फ्लाइट नंबर 6E2706 को मंगलवार की सुबह 9:20 पर बम की धमकी मिलने के बाद नागपुर में उतार दिया गया। बम की धमकी से अफरा तफरी मच गई, लेकिन राहत की बात ये रही कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। विमान को सुरक्षित जोन में खड़ा कर जांच एजेंसियों ने तलाशी भी शुरू कर दी। एयरपोर्ट पर बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। फिलहाल पूरी फ्लाइट को खाली कराकर गहन जांच की गई। इस घटना के बाद नागपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। प्रशासन की ओर से अभी तक बम मिलने की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी रही। छत्रपति संभाजी नगर से एक भावुक कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। ये वीडियो एक आभूषण की दुकान का है, जहां 53 वर्षीय बुजुर्ग अपनी पत्नी के लिए गहने खरीदने पहुंचे। बुजुर्ग की हालत नाजुक थी, लेकिन चेहरे पर पत्नी के लिए प्यार साफ झलक रहा था। दंपत्ति की ईमानदारी देखकर दुकान के मालिक ने उनसे बातचीत की और उनका दर्द सुना। बुजुर्ग दंपत्ति ने बताया कि उनका एक ही बेटा था जो मर चुका है और दूसरा शराब के नशे में घर छोड़कर चला गया। अब ये दोनों किसी तरह जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन प्यार और आत्मसम्मान से भरे हुए हैं। ज्वेलर्स के मालिक ने उनकी भावनाओं को समझा और उन्हें एक मोती का कटोरा और लकी चार्म गिफ्ट किया। बदले में सिर्फ 10 रुपए लिए, ताकि आत्मसम्मान बना रहे। दंपत्ति जालना जिले के मंथा तालुका से है और भीख मांगकर गुजारा करते हैं। इस वीडियो ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सच्चा प्यार उम्र या हालात नहीं देखता। गोपिका ज्वेलर्स की ये मानवता भरी पहल भी सोशल मीडिया पर जमकर सराही जा रही है। एक ओर दंपत्ति की सच्ची मोहब्बत तो दूसरी ओर दुकानदार की संवेदनशीलता। ये वीडियो इंसानियत की मिसाल बन चुका है। पूरा महाराष्ट्रात फेमस झाले तुम्ही। काय आता पडेल पुसायला बा आपल्याला माहित नाही की कशाच काय आले कोणी घरात येत नाही आपल्याच का साथ होऊन घेते तर घरात खाली और खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। नवीन चंद्रा की तमिल तेलुगु थ्रिलर फिल्म 11 अब OTT पर स्ट्रीम हो रही है। 16 मई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई इस मर्डर मिस्ट्री को अब नई पहचान मिल रही है डिजिटल दुनिया में। फिल्म विशाखापट्टनम में जुड़वा बच्चों से जुड़ी रहस्यमयी हत्याओं की जांच पर आधारित है। नवीन चंद्रा ने निभाया है ईमानदार इंस्पेक्टर अरविंद का किरदार, जो ट्विन वर्ड स्कूल में चल रही सीरियल किलिंग की परतें खोलते हैं। फिल्म की कहानी में एक के बाद एक राज खुलते हैं जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखते हैं। फिल्म में रिया हरी, शशांक अभिरामी और आडुकर्णम नरेन जैसे कलाकारों की दमदार मौजूदगी है। म्यूजिक डी इम्मान का है और डायरेक्शन किया है लोकेश अजल्स ने। फिल्म अब आहा तमिल, टेनकोट्टा और सिंपली साउथ जैसे प्लेटफॉर्म्स पर तमिल में उपलब्ध है, जबकि अमेजॉन प्राइम वीडियो पर तेलुगु वर्जन स्ट्रीम हो रहा है। IMDb इंटरनेट मूवी डेटाबेस पर फिल्म को मिली है 7.9 की रेटिंग, लेकिन सोशल मीडिया पर रिव्यूज मिले जुले हैं। कुछ दर्शकों को लगा कि कहानी धीमी है, तो कुछ ने कहा क्लाइमैक्स ने उड़ा दिए होश। फिल्म ने 6.8 करोड़ की कमाई की है और 13 जून से इसकी OTT स्ट्रीमिंग भी शुरू हो चुकी है। हालांकि रिलीज से पहले टीजर लीक ने मेकर्स को टेंशन में डाल दिया था, लेकिन अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म को मिल रही है अच्छी प्रतिक्रियाएं। जुड़वा बच्चों के रहस्य, साइकोलॉजिकल ट्विस्ट और अनसुलझी हत्याएं। 11 आपके लिए एक बार देखी जाने वाली थ्रिलर हो सकती है। कमल हसन की चर्चित फिल्म ठग लाइफ अब कर्नाटक में भी रिलीज हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर लगी रोक को हटाते हुए कहा कि लोगों को फिल्म देखने से नहीं रोका जा सकता है। 2 जजों की बेंच ने ये भी टिप्पणी की कि सिर पर बंदूक रखकर संस्कृति नहीं बचाई जा सकती। साथ ही कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को 1 दिन में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। बता दें कि इस फिल्म को CBFC की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है, फिर भी कमल हसन के विवादित बयान को लेकर कर्नाटक में बवाल खड़ा हो गया था। हसन ने कहा था, कन्नड़ भाषा तमिल से जन्मी है, जिस पर तीखी प्रतिक्रिया आई। कर्नाटक सरकार ने फिल्म पर पाबंदी लगाई, जिसे हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए नाराजगी जताई। माफीनामा मांगना अदालत का काम नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिल्म को रोकना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। कमल हसन 1987 के बाद मणिरत्नम के निर्देशन में पहली बार लौटे हैं। 5 जून को ठग लाइफ देश भर में रिलीज हो चुकी है, लेकिन कर्नाटक में अब तक अटकी थी। अब कोर्ट के फैसले से रास्ता साफ हो गया है और फैंस जल्द ही स्क्रीन पर हसन को देख सकेंगे। फिल्म में त्रिशा कृष्णन, अभिरामी और सान्या मल्होत्रा जैसे कलाकार भी अहम किरदार में दिखेंगे। प्राइम वीडियो की लोकप्रिय वेब सीरीज पंचायत के 4थे सीजन का इंतजार अब और बढ़ गया है। 24 जून को रिलीज से पहले सीरीज की 30 झलकियां सामने आई हैं, जिन्हें देखकर फैंस एक्साइटेड हो उठे हैं। नीना गुप्ता ने इंस्टाग्राम पर इन तस्वीरों को शेयर किया है, जिसमें फुलेरा पंचायत का चुनावी माहौल नजर आ रहा है। सीजन 4 में नया चुनावी मोड़ दिखेगा, जो कहानी और दिलचस्प बनाएगा। फैंस ने जहां ट्रेलर की तारीफ की, वहीं कुछ यूजर्स ने इसे पुराने सीजन से कमजोर बताया। किसी ने लिखा कि पहले की सादगी अब नहीं रही, तो किसी ने इसकी तुलना तारक मेहता का उल्टा चश्मा से कर दी। एक यूजर ने पूछा, रिजल्ट सीजन 4 में मिलेगा या 5 में? इस पोस्ट पर हजारों रिएक्शन आ चुके हैं, जिसमें उत्सुकता और नाखुशी दोनों शामिल हैं। कई यूजर्स ने पहले से ही सीजन 5 की कहानी पर कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। इस बार की कहानी में गांव की राजनीति और सत्ता संघर्ष की झलक मिल सकती है। हालांकि ट्रेलर ने दर्शकों की दिलचस्पी जरूर बनाए रखी है। अब देखना होगा कि सीरीज दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरती है या फिर नहीं। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।